मिडिल ईस्ट भटनागर बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तेल अवीव पर ईरान का बड़ा हमला। तेल अवीव में धमाके के बाद आग लगी है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया है। तो तेल अवीव पर ईरान का ये बड़ा हमला। तो तेल अवीव में धमाके के बाद बड़ी और भयानक आग का मंजर देखने को मिला है, जहां ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया है। तो तेल अवीव पर ईरान का ये बड़ा धमाका और धमाके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेल अवीव पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। धमाके के बाद का जो मंजर है, जो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया है। तो लगातार ईरान अपने बदले के लिए किस तरीके से अटैक कर रहा है, वो तस्वीरें सामने हैं। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। ईरान में 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई है। ईरान में 85 आम नागरिक, 11 सैनिक मारे गए हैं। ईरान में अब तक 176 बच्चों समेत 742 लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर, अब तक 176 बच्चों समेत 742 लोगों की मौत। तो ईरान में 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई है। 85 आम नागरिक और इसमें 11 सैनिक भी शामिल हैं। अब तक करीब 176 बच्चे हैं और 742 कुल लोगों की मौत हुई है। तो ईरान में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जहां पर महाविनाश की तस्वीरें आ रही हैं। 176 बच्चे मारे गए हैं, साथ ही साथ 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई है। और चलिए इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन एबी सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन एबी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। और सवाल यही कि आखिर ये जो कोहराम मचा हुआ है, ईरान जिस तरीके से इंतकाम के तहत कार्रवाई कर रहा है, अटैक कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, तेल अवीव में बड़े धमाके किए गए हैं, आखिर ईरान किस तरीके से खुद को सस्टेन कर पाएगा आगे इस लड़ाई में, और कहां कहां ईरान का टारगेट रहने वाला है? देखिए, बात यह है कि अब चूंकि ईरान के ऊपर जब अमेरिका का अटैक हुआ और इजराइल से तो बहुत पहले से ये सब चल ही रहा है, तो ऐसे में जब अयातुल्ला खमेनेई की मौत हो गई है और इसके साथ साथ अब जो दूसरे लोग हैं जिनको कि आगे टेक ओवर करना है, तो उन्हें अपनी जो एक ताकत दिखानी है, तो उसकी वजह से उनको अपनी तरफ से अटैक करने हैं और इसी तरह से ईरान कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिका का जो उद्देश्य है, उसमें एक साफ ये नजर आ रहा है कि पहले तो वो ये बात कर रहे थे कि इसमें एक चेंज ऑफ लीडरशिप की बात कर रहे थे, लेकिन जहां तक ये समझ में आ रहा है कि उनके अटैक के हिसाब से कि उनकी ये मंशा है कि वहां की पहले पूरी जो मिलिट्री उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसको जो है नेस्तनाबूद किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, और उसके बाद जो पुलिस जो उनके कंट्रोल सेंटर्स वगैरह हैं, उन पर भी अटैक करते हुए जब हम उन पर कंट्रोल कर लेंगे, तब उसके बाद ही हम वहां पर रिजीम चेंज करवा पाएंगे और लोगों को सड़क पर ला करके, और तब उनके माध्यम से, क्योंकि रेजिम चेंज का काम भी असल में अगर होना है तो वो ईरान के लोगों के द्वारा ही होना है। तो उस स्थितियों को पैदा करने के लिए ये अटैक्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल। कैप्टन एबी सिंह जी, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो प्रिसाइज अटैक कर रहा है, बस अंधाधुंध जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें वो गरजा रहा है, क्या उसके पीछे का मोटिव आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये वही इस्लामिक देश जिनको कहीं ना कहीं एक करने की कोशिश खामेनेई ने किसी वक्त में की, लेकिन अब उनके जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से विरोध के स्वर। जी असल में बात यह है कि जब तक खामेनेई के थे मौजूद और उनकी कंट्रोल थी, तो तब तक चीजें दूसरे हिसाब से चल रही थी। लेकिन अब चूंकि किसी प्रकार का एक जो कंट्रोल्ड जो नियंत्रण है, जो डायरेक्शन है, वो चीजें नहीं मिल पा रही होंगी, जिसकी वजह से अभी जो फोर्सेस हैं उनको अपनी ताकत और प्रेजेंस दिखाते रहना है, तो इस वजह से वो अंधाधुंध अटैक्स चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी उनके जो मिसाइल कंट्रोल सेंटर्स पे अटैक हुए हैं और जिसकी वजह से उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उस पर प्रहार किया गया है, तो ये अमेरिका का यही जो प्रयास है कि उनकी जो
अटैक की कैपेबिलिटी है उनको कम किया जाए। लेकिन इस बीच ईरान जो है वो जब तक वो अपनी तरफ से अटैक्स कर सकते हैं तो वो अंधाधुंध अटैक इसी तरह से करते रहेंगे, वो चाहे टारगेटेड हो या कुछ टारगेट से हटके भी हो। लेकिन जब तक ये अटैक चलते रहेंगे तब तक ये समझ में आता रहेगा कि ईरान अभी भी युद्ध में है। तो मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ईरान अपनी ताकत अभी भी है ऐसा दिखाते हुए वो अटैक्स को कर रहा है। और बाकी अब कुछ बहुत लंबा समय तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भी 3 से 4 हफ्तों की ही बात कही थी। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इसको धीरे धीरे निर्णायक स्थिति में पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल। और देखिए, इजराइल और अमेरिका क्योंकि पीछे नहीं हट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जब तक टारगेट नहीं अचीव कर लेते तब तक ये जंग जो है इसी तरीके से जारी रहेगी। तो ये खतरनाक कितना ईरान के लिए समझा जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास कोई सुप्रीम लीडर नहीं है। जी, यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब तक कोई आपका जो सुप्रीम लीडर होता है, जो एक जहां से आपको निर्देश मिलते हैं, तो जब वो उसकी कमी होती है तो फिर नीचे की जो लीडरशिप है उसके जो डायरेक्शंस हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। वो कोऑर्डिनेशन जो है नहीं होता, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन जो है कहीं ऊपर से जाकर के जब निर्देशित होता है तो वो सही दिशा में जो है आपकी कार्रवाई होती है। तो उसकी एक कमी जरूर वहां नजर आ रही है। इसी वजह से जो आपने बताया कि उनकी जो प्रिसाइज अटैक नहीं है, वो सिर्फ अंधाधुंध अटैक्स हैं जो टेल अवीव वगैरह में जहां भी उनके हो रहे हैं। तो वो एक अपनी ताकत और प्रेजेंस को दिखाने की अटैक्स हैं, और उसी में अगर कुछ टारगेट अचीव हो जाते हैं तो एक बेहतर चीज होगी। इस तरह से वहां कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो अमेरिका का जो रुख है, जो उनका टारगेट है, वो हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो अपने गोल पोस्ट भी चेंज कर रहे हैं। वो अपना उसमें जो उनके ऑब्जेक्टिव थे उसमें कुछ नई चीजें भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका अभी तक नेवी के ऊपर किसी प्रकार का पहले अमेरिका ने कभी ईरान की नेवी को कभी इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन इस बार उनका नेवी के ऊपर भी जो है कंट्रोल जो है, मतलब नेवी को कमजोर करने की भी उनकी मंशा है। तो जिसकी वजह से नेवी पे भी उनके अटैक हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो मिसाइल कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह करने की अमेरिका ने जो एक वो की है कि हाँ दावा किया है, तो उससे ये महसूस होता है कि उनके मिसाइल सिस्टम को और उनकी नेवी को, इन दोनों चीजों को टारगेट करते हुए उसके बाद पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे उनको जो है नियंत्रण करने की मंशा है, जिसके आधार पर वहां की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको सड़कों पर लाया जा सके और रेजिम चेंज की बात की जा सके। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जी बिल्कुल ठीक है, इस पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज जेद्दा से इंडिगो की 10 स्पेशल फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई समेत 4 शहरों के लिए फ्लाइट्स। तो मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की वापसी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो भारतीय फंसे हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। और देखिए, इसी के लिए आज जेद्दा से ये फ्लाइट्स आ रही हैं। दिल्ली, मुंबई समेत 4 शहरों के लिए ये फ्लाइट्स बताई जा रही हैं, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त हम सब देख रहे हैं कि जंग जैसे हालात वहां पर बढ़ रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए खास तौर से ये फ्लाइट्स आ रही हैं। तो चले इसी पर हमारे सहयोगी विकास मनी तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी? देखिए, क्योंकि भारत के लिए ये सर्वप्रथम हो जाता है कि वो अपने जो नागरिक हैं उनको सकुशल इवैक्यूएट करे, और उसी के लिए ये फ्लाइट्स आ रही हैं। बिल्कुल उन्नति, जो ये वॉर का सिनेरियो चल रहा है, चाहे इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये तीनों जब जंग में कूद चुके हैं, और करीब मोटा मोटी 15 देश ऐसे हैं जो इस जंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल हो चुके हैं। ऐसे में करीब 90 लाख भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए भारत सरकार कहीं ना कहीं फ्लाइट्स चला रही है, कहीं उनको सेफ लोकेशन पे भेज रही है, दूसरे देशों में फ्लाइट्स भेजी जा रही है। इसी कड़ी में 10 इंडिगो की फ्लाइट जेद्दा भेजी जा रही है। जेद्दा वो शहर है सऊदी अरब का जो हॉली सिटी है, वहां का मक्का मदीना जब जाते हैं तो जेद्दा ही वो शहर है जहां आप जाते हैं। उसके बाद फिर आप बाय रोड
जाते हैं मक्का मदीना। रियाद राजधानी है, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल सऊदी अरब के किसी शहर में होती है तो वो रियाद में होती है, और सबसे ज्यादा भारतीय वहीं पर रहते हैं अगर सऊदी अरब की बात करें, जिनको निकालने के लिए भारत सरकार ने 10 स्पेशल इंडिगो की फ्लाइट्स चलाई हैं। अगर हम बात करें अटैक्स की, तो ईरान ने कल सऊदी अरब की एक रिफाइनरी पर अटैक किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उस पर अटैक किया था, और उसमें पूरी तरह से आग लग गई थी। लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। सरकार ने बोला था सऊदी अरब की कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो आग की तस्वीरें हमने एचएनएन पर दिखाई थी, उससे ये अभी फिर वो तस्वीरें आप एचएनएन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें आग लगने के बाद भयावह मंजर हो गया था। और ये जो युद्ध के हालात हैं उन्नति, ये थमने की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ताजा हमले हो रहे हैं वो ईरान तो कर ही रहा है, इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। लेबनान में जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, जो शिया आतंकी संगठन है, पूरी तरह से ऑपरेट किया जाता है ईरान से, उसके ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। लेबनान से तबाही की तस्वीरें आ रही, साथ ही साथ बेरूत पर भी ईरान ने हमला शुरू कर दिया है, और इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। बेरूत में उन ठिकानों को हमला बना रहे हैं जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, और इजराइल लेबनान के साथ साथ बेरूत में भी उन सभी ठिकानों को नष्ट कर देना चाहता है जो हिजबुल्लाह की ओर से चलाए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह का गढ़ माने जा रहे हैं, और उनको पूरी तरह से ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो उन्नति यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर भारतीयों का आना जाना लगा रहता है, भारतीय वहां पर है, कुछ बिजनेस के लिए कुछ शिफ्ट हो चुके हैं, तो इनकी संख्या बताई जा रही करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय अलग अलग देशों में इस वक्त फंसे हुए हैं। तो इन्हीं को निकालने के लिए, उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ये पूरी तरह से अभियान चला रही है, फ्लाइट्स भेज रही है, साथ ही साथ उन देशों में बेसिस के जरिए, काउंसलेट के जरिए भारतीयों को एक सुरक्षित लोकेशन दे रही है, जिससे वो खतरे से बाहर आ सके। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जून में 24-25 जून की बात है, जब ये 12 से 14 दिन का ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ा था, तब भी भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, और जिसमें सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया था, चाहे वो ईरान से फंसे भारतीय हो, ईरान में फंसे थे, चाहे वो इजराइल में फंसे हैं, या अलग अलग देशों में जो नेबरिंग कंट्रीज थे जिन पर हमले का, अटैक का खतरा बना। बिल्कुल। और देखिए कैप्टन एबी सिंह जी, क्या चैलेंज इस वक्त आपको नजर आ रहा है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि 15 मुल्क अब इस जद में आ चुके हैं, और ऐसे में कितनी तत्परता के साथ कितने समय रहते ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाना चाहिए? कैप्टन एबी सिंह जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि अभी जंग के हालात हैं और ऑलरेडी ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो ऐसे में अपने जो नागरिक हैं उनको वहां से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जल्द से जल्द ये ऑपरेशन शुरू करते हुए और जितना जल्दी हो सके ये इवैक्यूएशन करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि कई जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, उन पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां कहीं भी अपने भारतीय नागरिक हैं उनको बहुत ही शीघ्र वहां से इवैक्यूएट कराने की जो है कोशिश होनी चाहिए, और कोशिश हो भी रही है, सरकार की तरफ से हो भी रही होगी, और जल्दी ही ऑपरेशन शुरू होंगे, और जिसके तहत जो है वो भारतीयों को वहां से शीघ्र इवैक्यूएट किया जाए। और साथ में वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द वहां से जैसे ही ऑपरेशन शुरू हो उनको वापस जो है अपने देश आने के लिए वो करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए नागरिकों की तो वतन वापसी हो जाएगी, लेकिन कैप्टन एबी सिंह जी, जो ये युद्ध और ये जंग जैसे जो हालात बन रहे हैं, इस पर अगर क्षमता और ताकत की हम बात करें, अमेरिका इजराइल संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है, ईरान भी अब जवाब देने की फिराक में है, लेकिन इस बीच क्योंकि ये समझा जा रहा है कि कब तक एक्सटेंड कब तक हो सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके अमेरिका ये चाह रहा है कि हम टारगेट अचीव कर ले, तो ये कितना समय लग सकता है? देखिए, अब ये अमेरिका तो बिल्कुल चाहता है कि जल्दी से जल्दी टारगेट अचीव हो, लेकिन फिर भी ये शुरुआत में ही अमेरिकी जो फोर्सेस हैं उनका भी आकलन है कि 4 से
6 हफ्ते तक का समय लग सकता है। क्योंकि देखिए आज वो समय अब युद्ध का नहीं है कि आप जो है मतलब केवल फाइटर एयरक्राफ्ट को भेज करके और उनके आधार पे लड़ाइयां लड़ सकें। आजकल ड्रोन जो बहुत से सुसाइड ड्रोन्स के द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका के द्वारा भी सुसाइड ड्रोन्स भेजे गए हैं। और इधर से जो ईरान की जो कैपेबिलिटी है, इनके पास मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है और असल में इनको बैकअप है। एक डर जो वो बना हुआ था कि कहीं अगर कहीं से कुछ परमाणु हथियार या उस तरह की जो चीजें हैं, जैसे कि शुरुआत में इन्होंने केमिकल वार की धमकी ईरान की तरफ से आई थी, तो उसका एक खतरा जरूर था। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये उस लेवल तक एस्केलेट नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये हफ्ते, ये मतलब 2 से 3 हफ्ते में ये चीजें जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण में होंगी। जी बिल्कुल। विकास भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास देखिए, क्योंकि अब किस तरीके से ईरान जो है जब जवाब दे रहा है और तेल अवीव पर वो बड़े बड़े हमले कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसे में अब इजराइल क्या कुछ कर सकता है? क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो लगातार टारगेट कर रहा है, जिनको पाला पोसा कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से गया। ऐसे में अब इजराइल क्या एक्शन ले सकता है? देखिए उन्नति, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो करीब 200 फाइटर जेट से एक साथ हमला किया था ईरान पर। और इजराइल ने स्टेटमेंट दिया था कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, इतना बड़ा ऑपरेशन हमने कभी नहीं चलाया था कि एक बार में इतने सारे अटैक्स किए हों किसी भी कंट्री पे। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के पास कोई अपना जो एयर पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वो उनसे लड़ने के लिए, इजराइल के अटैक्स से लड़ने के लिए, जवाब देने के लिए मिसाइल्स यूज कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग रहा है इजराइल के अलग अलग शहरों पे। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलें तेल अवीव जैसे शहर पर गिर रही हैं। हमें ये समझना होगा कि अगर हम मैप देखें इजराइल का, तो उसमें जो तेल अवीव है वो एकदम समंदर के किनारे है और उधर से ईरान और इजराइल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर है। तो इसीलिए उनसे लड़ने के लिए, इजराइल से लड़ने के लिए ईरान उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को दाग रहा है जो जिनकी रेंज करीब 1500 से 2000 किलोमीटर की है। और उसके बाद जब ये अटैक हो रहे हैं तो जो बॉर्डर या जो सी शोर्स वाले शहर हैं, जैसे तेल अवीव का नाम लिया आपने, इन पर अटैक ज्यादा हो रहे हैं। जो राजधानी जेरूसलम है वो तो दूर है, वो अंदर की तरफ है, और उससे लगा वो फिलिस्तीन वाला इलाका है, तो वहां पर अटैक करने से ईरान बचेगा। और वो लेबनान से भी सटा है जहां पे हिजबुल्लाह का गढ़ है। तो ये पूरा इक्वेशन जो है, तो वो ईरान पूरी तरह से समझता है कि उसको अटैक कहां करना है और कहां पे अटैक करने से इजराइल को ज्यादा नुकसान होगा। जो तेल अवीव है वो बहुत ही हैपनिंग शहर है इजराइल का, बहुत रईस लोग वहां पर रहते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और वो समंदर के किनारे है। इस पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना ईरान के लिए आसान है। लेकिन ईरान की ओर से किए गए हमलों को इजराइल बहुत अच्छी तरह से नाकाम भी कर रहा है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो करीब 90 to 95% जो हमले हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर किए जा रहे हैं, उनको इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो चाहे वो दूसरे हो, उनसे वो उनको नाकाम कर रहा है। तो यहां तो नाकामी मिल रही है। लेकिन ईरान और क्या कर रहा है? ईरान कर रहा है कि वो गल्फ के वो देश जहां पर अमेरिका का बेस है, अमेरिका का एयर बेस है, उन पर हमले कर रहा है। तो ईरान को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है और अमेरिका को तोड़ना, अमेरिका को खत्म करना, अमेरिका को स्लो करना इस हमले में, इस युद्ध में जरूरी हो गया है। इसलिए वो उन पर हमला कर रहा है। लेकिन इस चक्कर में ईरान एक बड़ी गलती कर रहा है कि ये ईरान अमेरिका के उन एयर बेसिस पे हमला कर रहा है जो गल्फ के देशों में है, यूएई और ये आपका सऊदी अरबिया, इन जैसे देशों में जो ईरान के अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन ईरान को अमेरिका के बेसिस पे हमला करना है जो इन देशों में है, तो उससे क्या हुआ कि ईरान की एक नई दुश्मनी खड़ी हो गई, एक नई लॉबी तैयार हो गई है ईरान के खिलाफ। तो यूरोप, अमेरिका, गल्फ के देश सभी ईरान के खिलाफ हैं। तो इसलिए अब ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा इस जंग से कैसे बाहर निकले। बाहर तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो इजराइल है और जो अमेरिका है वो कह रहे हैं कि हम उसको खत्म करके ही दम लेंगे। अभी टारगेट्स अचीव करने बाकी हैं। अमेरिका की तरफ से बयान आ चुका है, बहुत साफ अमेरिका ने कहा है, उसके विदेश मंत्री का आज मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि अभी असली हमला यानी बड़ा हमला बाकी है। और अगर अमेरिका की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है और अमेरिका
स्ट्राइक करने से रुक नहीं रहा है, और इसराइल भी ईरान के उन ठिकानों पे हमला कर रहा है जो हिजबुल्लाह जैसे गढ़ है, हिजबुल्लाह के गढ़ है। और हिजबुल्लाह वही है जो ईरान जिनको पाल रहा है, जिनके जरिए इसराइल और दूसरे तमाम देशों पर हमला करवा रहा है, अमेरिकन जो सैनिक है उन पर हमला करवा रहा है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन खत्म होता नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें विन विन सिचुएशन है इसराइल वर्सेस इसराइल अमेरिका की, जो ईरान के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा थामे खड़े हैं। बिल्कुल कैप्टन एबी सिंह जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ईरान अपने लिए खुद ही दुश्मन पाल रहा है, और ऐसे में अब क्योंकि अमेरिका के साथ तो जर्मनी, ब्रिटेन ये सब कह रहे हैं कि आप हमारे एयर बेसिस यूज कीजिए, आप ईरान पर हमला कीजिए। अब ऐसे में ईरान कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम और क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ इजराइल और अमेरिका जैसे संयुक्त सुपर पावर्स यहाँ पर देखने को मिल रही है ईरान के सामने, और बावजूद इसके वो इस तरीके से दुश्मनी मोल ले रहा है। जी उन्नति जी, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अमेरिका का जो बेसिक जो उनका कॉन्सेप्ट था वो शुरुआत से यही था कि ईरान जो है वो किसी तरह से बहुत ताकतवर न बने, उसको ये परमाणु टेक्नोलॉजी न मिले, उसके पास परमाणु हथियार न हो, या वो किसी भी तरह से वो एक फ्रंट न बने जिसको जो कि कभी अमेरिका को चैलेंज कर सके। इसी वजह से वो शुरुआत से उसने हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया, और इजराइल का तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार शुरुआत से है। अब इसमें जो कई अमेरिका के बेसेस दूसरे कंट्रीज में हैं, उन पर जैसा कि अभी हमारे जो सहयोगी जुड़े हैं बता रहे थे कि वहां पर भी अटैक करके वो गलती कर रहा है, विकास मणि तिवारी जी ने बताया, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा करने से अमेरिका ने लगभग 25,000 जो मतलब टारगेट हैं वो आइडेंटिफाई कर रखे हैं ईरान के। अब उन 25,000 टारगेट्स को अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो भी कमजोर होगी, और साथ ही जो उनका नियंत्रण है, जैसे जो सिविल पुलिस का जो नियंत्रण है वो भी कमजोर हो जाएगा। और तब जो असल मंशा है अमेरिका की कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन के साथ साथ उनके ऊपर एक नियंत्रण हो, कि जिससे कि वो कभी भी एस्केलेट होकर के और कभी फ्रंट बन करके ना आए, तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। तो इस रणनीति के तहत अमेरिका काम कर रहा है। ऐसे में ईरान का चूंकि अब जो एक सुप्रीम लीडर नहीं रहा और बहुत सारे साथ में लोग मारे गए हैं, तो इस स्थिति में मुझे लगता है इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है ईरान को, वो कह रहा है कि बदला क्या होता है ये पता लग जाएगा आपको, और ऐसे में अब अमेरिका की ओर से क्या किया जाता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।